किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहले उसके टर्म को क्लियर किया जाता है। देखिए इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट जिसको आप पर्यावरण कहते हैं, पर्यावरण क्या है? किसी भी जीव के चारों तरफ जो घेरा पाया जाता है, चाहे वो लिविंग बीइंग का हो या नॉन लिविंग बीइंग का हो, चाहे वो बायोटिक हो या एबायोटिक हो, तो किसी जीव के चारों तरफ जो घेरा पाया जाता है उसी को पर्यावरण कहा जाता है। किसी जीव के चारों तरफ, किसी जीव के चारों तरफ जो घेरा पाया जाता है, जो किसी जीव के चारों तरफ जो घेरा पाया जाता है उसे पर्यावरण कहा जाता है, उसे पर्यावरण कहा जाता है। अब देखिए इस डिफिनीशन से एक चीज क्लियर हो जाती है कि कोई भी जीव अकेले जीवित नहीं रह सकता। हर जीव को जीवित रहने के लिए तमाम जैविक और गैर जैविक कारकों की, फैक्टर्स की जरूरत होती है। इसीलिए किसी जीव के चारों तरफ जो घेरा पाया जाता है, सराउंडिंग, किसी जीव के चारों तरफ जो घेरा पाया जाता है उसी को पर्यावरण कहा जाता है। और ये घेरा चारों तरफ जो होता है, ये घेरा बायोटिक भी हो सकता है, ये जैविक घेरा भी हो सकता है। जो जैविक है इसी को लिविंग कहा जाता है, इसी को लिविंग कहा जाता है। जीवित घेरा, जैविक घेरा भी पाया जा सकता है। जैविक घेरा में क्या होगा? जंतु होंगे, वनस्पतियां होंगे, सूक्ष्म जीव होंगे। अर्थात जैविक घेरे में या तो जंतु होगा, एनिमल तमाम, जैसे गाय, भैंस, बकरी, ऊंट, हाथी और तमाम जानते हैं जंतु हो सकते हैं, जीव जंतु हो सकते हैं, सांप, बिच्छू, चिड़िया, कुछ भी हो सकती है। पौधे हो सकते हैं, पेड़ पौधे लिखते हैं थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा। पेड़ पौधे, प्लांट्स, और सूक्ष्म जीव हो सकते हैं। सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अर्थात किसी जीव को के चारों तरफ क्या घेरा होगा? जैविक घटकों का घेरा हो सकता है। अच्छा, दूसरा अजैविक घटक का भी घेरा हो सकता है, नॉन बायोटिक या एबायोटिक। अजैविक, बल्कि ये घेरा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अजैविक। और अजैविक को ही नॉन लिविंग कहा जाता है, नॉन लिविंग, गैर जीवित, गैर जीवित। अर्थात नॉन लिविंग और लिविंग का घेरा। अच्छा, गैर जीवित में क्या क्या चीजें आएंगी, बात समझ रहे हैं? अब देखिए ये बायोटिक में क्या क्या चीजें आएंगी। ये बायोटिक में जैसे हवा है, जैसे हवा है, जैसे पानी है, जैसे पानी है, जैसे मिट्टी है, जैसे प्रकाश है, लाइट है, जैसे टेम्परेचर है, तापमान है, टेम्परेचर, तापमान, ये सारी चीजें आएंगी। मतलब एयर, वाटर, सॉइल, लाइट, टेम्परेचर, ये सारी चीजें जानते हैं आती हैं। तो किसी जीव के चारों तरफ जो घेरा पाया जाता है वही पर्यावरण कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ लिविंग बीइंग एंड नॉन लिविंग बीइंग्स। सम टोटल ऑफ लिविंग बीइंग एंड नॉन लिविंग बीइंग्स, दैट इज एनवायरनमेंट। वही एनवायरनमेंट कहलाता है। इसका मतलब पर्यावरण क्या है?
किसी जीव के चारों तरफ का घेरा है। बस एक बार इसे बोलते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये चैप्टर जानते बहुत कॉम्प्लेक्स है। इतना आसानी पर्यावरण पारिस्थितिकी बहुत कम बच्चों को समझ में आता है। बहुत सारे स्टूडेंट सतही स्तर पर समझ करके सोचते हैं कि मैं इस चैप्टर को समझ गया, और जैसे गहराई के साथ क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन जानते कर नहीं पाते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन तो आप कई बार कर ले जाएंगे, लेकिन गहरे सवाल जो यूपीएससी पूछता है वो तभी कर पाएंगे जब चीजों को जानते बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। बात समझ रहे हैं? तो देखिए इन्वायरमेंट, अब इन्वायरमेंट क्या है, आपने देखा कि किसी जीव के चारों तरफ घेरा है। मान लीजिए ये जीव है, जैसे ये कोई व्यक्ति है, अब इसके चारों तरफ घेरा है, तो घेरा दो तरीके का हो सकता है। घेरा जानते हैं ए बायोटिक हो सकता है, ए बायोटिक, अजैविक, एक चार्ट में बना देता हूं, अजैविक जिसको आप कहते हैं नॉन लिविंग, इसके बिना तो कोई भी जीव गैर जीवित, गैर जीवित। अब इसमें आप देखेंगे जैसे हवा, पानी, मिट्टी, प्रकाश, तापमान आदि, ये सब अजैविक घेरा है। अच्छा, दूसरा जानते हैं जैविक घेरा भी हो सकता है, बायोटिक भी हो सकता है। बायोटिक, जैविक भी हो सकता है, अर्थात लिविंग भी हो सकता है, जीवित भी हो सकता है। और जीवित क्या हो सकता है? जंतु हो सकते हैं, वनस्पतियां, जंतु, वनस्पतियां और सूक्ष्म जीव, जंतु, वनस्पतियां और सूक्ष्म जीव। तो किसी जीव के चारों तरफ जानते यही इतना ही घेरा होता है। अब यही घेरा जानते हैं पर्यावरण कहलाता है। जीव के चारों तरफ घेरा, जीव के चारों तरफ मतलब हर तरफ, चारों तरफ का घेरा, यही पर्यावरण कहलाता है। इसीलिए कहा जाता है इन्वायरमेंट इक्वल्स टू सम टोटल ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट या एलिमेंट, सम टोटल ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट। सम टोटल ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट, मतलब सभी प्रकार के जैविक और गैर जैविक, जीवित और गैर जीवित घटकों के जोड़ को कहा जाता है। सभी प्रकार के जीवित एवं गैर जीवित घटकों का जोड़ है, यही इन्वायरमेंट है। दिस इज द इन्वायरमेंट। मुझे लगता है कि सब लोगों को समझ में आ गया होगा कि इन्वायरमेंट क्या है। यद्यपि मैंने कल ही इसे समझा दिया था, लेकिन मैं इसे बार बार इसलिए कर रहा हूं ताकि एकदम पक्का हो जाए कि इन्वायरमेंट आप चारों तरफ का घेरा, जैविक और गैर जैविक, ये आपको पता होना चाहिए। किसी जीव, मनुष्य ही नहीं, किसी जीव के चारों तरफ का घेरा। अब इकोलॉजी क्या है? इन्वायरमेंट तो आप समझ गए, इन्वायरमेंट तो सबको समझ में आ गया। इन्वायरमेंट चार्ट में लिख दिया है, पर्यावरण, चारों तरफ का घेरा, चारों तरफ का घेरा, चारों तरफ का घेरा। अब इकोलॉजी देखिए,
ये भी आप जानते हैं, पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी। अब पारिस्थितिकी ध्यान से सुनेंगे। पारिस्थितिकी किसी जीव के चारों तरफ का जो घेरा है वो जीव के ऊपर कैसा प्रभाव डाल रहा है। जैसे मैं मान लीजिए दिल्ली में रहता हूं, तो हमारे चारों तरफ का जो आवरण है हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव डालता है। जैसे दिल्ली की वायु, दिल्ली का पानी, दिल्ली की मिट्टी, दिल्ली का तापमान, दिल्ली में जो सूर्य का प्रकाश है, ये हमारे ऊपर कैसा प्रभाव डाल रहा है। और साथ में यहां की वनस्पतियां, यहां के सूक्ष्म जीव जंतु, तो इनका क्या हमारे साथ इंपैक्ट है, इनका जानते हमारे ऊपर क्या प्रभाव है। बात समझ रहे हैं? तो इन्हीं चीजों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। किसी जीव के चारों तरफ का घेरा, किसी जीव के चारों तरफ का घेरा जीव के ऊपर कैसा प्रभाव डाल रहा है। किसी जीव के चारों तरफ का घेरा जीव के ऊपर कैसा प्रभाव डाल रहा है, उसका अध्ययन। तो किसी जीव के चारों तरफ का घेरा जीव के ऊपर कैसा प्रभाव डालता है। तो किसी जीव के चारों तरफ का घेरा जीव के ऊपर कैसा प्रभाव डाल रहा है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है जीव और उसके पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन है। जीव और उसके पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन है ये विषय। किसी जीव और उसके पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन है। किसी जीव और उसके पर्यावरण के बीच, अंतर संबंधों का अध्ययन, के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन। तो किसी जीव के जानते हैं, जीव और उसके पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन। तो इकोलॉजी क्या हो गया, पारिस्थितिकी। बस केवल जब पारिस्थितिकी शब्द आए तो इतना जाना करिए, जब भी पारिस्थितिकी शब्द आ जाए तो तुरंत सोचा करिए कि चारों तरफ का पर्यावरण जीव के ऊपर कैसा प्रभाव डालता है, उसी का अध्ययन एक विषय है। इकोलॉजी क्या है, एक विषय है, और इसे मॉडर्न बायोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि पर्यावरण कैसा प्रभाव डालता है उसी से आपका स्वस्थ होना और नहीं स्वस्थ होना निर्धारित होता है। तो किसी जीव, देखिए ये पर्यावरण जीव के ऊपर कैसा प्रभाव डालता है, ये इंटरेक्शन है। इंटरेक्शन के लिए हम लोग दोनों तरफ साइड में ये बनाते हैं, देखिए ये, इसका मतलब है
किसी जीव के ऊपर उसका पर्यावरण कैसा प्रभाव डालता है, उसी के अंतर संबंधों का अध्ययन है, स्टडी है उसके इंटरेक्शन का। तो एक लाइन में लिख देते हैं, किसी जीव के ऊपर उसका पर्यावरण किस प्रकार का प्रभाव डालता है, इसी का अध्ययन। इसका मतलब पर्यावरण और जीव के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन। बहुत आसानी से कहा जाए तो जीव और उसके पर्यावरण के बीच, जीव एवं उसके पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, यही इकोलॉजी है। जीव और उसके पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, स्टडी बिटवीन द इंटरेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट एंड ऑर्गेनिज्म। तो जीव और उसके पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, इसी से पता चलता है कि पर्यावरण आपको पॉजिटिवली प्रभावित कर रहा है या निगेटिवली। इसी से पता चलता है कि पर्यावरण जीव को कैसे प्रभावित कर रहा है। अब सोचिए, पर्यावरण पारिस्थितिकी कितना बड़ा मुद्दा है। भारत में प्राचीन काल से पर्यावरण को महत्व दिया जाता रहा है। पेड़ पौधों की पूजा, पेड़ पौधों को ईश्वर के समान मानना भारत की एक परंपरा रही है। आप जानते होंगे 1730 में अमृता देवी, जोधपुर, जो राजस्थान का जोधपुर जिला है, अमृता देवी और 263 बिश्नोइयों ने खेजड़ी के वृक्ष को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। पेड़ों के लिए जान भी दिया जा सकता है, यह पूरी दुनिया में सबसे पहले मैसेज किसने दिया? हम भारतीयों ने दिया। खेजड़ली गांव है, आगे मैं पढ़ाऊंगा जब तमाम पर्यावरण के लिए जो आंदोलन वगैरह, तो आपको समझ में आएगा। चिपको आंदोलन अमृता देवी के नेतृत्व में 1730 में जोधपुर के खेजड़ली गांव में शुरू किया गया, खेजड़ी के वृक्ष को बचाने के लिए। तो पर्यावरण को हम लोग वैदिक काल, उससे पहले से जानते हम लोग महत्व दे रहे हैं। लेकिन बड़े दुख की बात है, जब भारत का संविधान बनाया गया तो पर्यावरण पारिस्थितिकी के लिए एक भी आर्टिकल नहीं बनाया गया। क्यों? क्योंकि भारत का संविधान दुनिया के तमाम संविधानों को ध्यान में रख करके बनाया गया और दुनिया के किसी भी संविधान में पर्यावरण को महत्व नहीं दिया गया था। इसीलिए भारतीय संविधान में एक भी सिंगल आर्टिकल पर्यावरण पारिस्थितिकी के लिए नहीं बनाया गया। वो तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 48A डाला गया और उसमें पहली बार पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ को फोकस किया गया और मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। तो उसमें पर्यावरण के संदर्भ में मानव के कर्तव्यों को समझाया गया। पश्चिम के लोग पर्यावरण को जरा भी महत्व नहीं देते थे। प्रकृति का अपने अनुसार दोहन करने की दृष्टि रखते थे, क्योंकि पश्चिम की दृष्टि शोषण की है, हर चीज के उपयोग की है। भारतीय दृष्टि हर चीज को देवत्व मानने की है। इसीलिए भारत में हमेशा कहा गया, ईशावास्यमिदं सर्वम, सब कुछ ईश्वर है, कण कण में ईश्वर है। ये कंसेप्ट भारत में क्यों लाया गया? इसीलिए लाया गया ताकि हर चीज का सम्मान करना सीख जाइए, ताकि हर चीज के महत्व को जानना सीख जाइए,
तमाम ऐसी चीजें हैं जिसके महत्व को आप नहीं जानते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो महत्वपूर्ण नहीं है। भारतीय परंपरा में इसलिए कण कण में जानते ईश्वर है, कंकड़ कंकड़ में शंकर है, इस तरीके की दृष्टि जानते रखी गई। इसलिए जानते शंकर शिव की पूजा जानते हैं कंकड़ पत्थर से की जाती है, ताकि उसमें भी इतना बड़ा महादेव जैसी शक्ति हो सकती है। यह भारतीय अवधारणा रही है, मतलब हम भारतीयों की यही अवधारणा रही है। इसका मतलब भारतीय अवगत तो थे, लेकिन चूंकि भारतीय संविधान जब बनाया गया तो भारतीय संविधान सभा में जो लोग शामिल थे वो भारत के इस महत्व को ध्यान में नहीं रख पाए, इसलिए मूल संविधान में एक भी आर्टिकल नहीं है। आर्टिकल 48A बनाया गया तो जानते हैं फिर जो है पर्यावरण संरक्षण का संदर्भ जानते हैं हमारे संविधान से जुड़ पाया, और फिर आर्टिकल 21 की व्याख्या में पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ जानते धीरे धीरे आ पाए, और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बना। अब तो ग्रीन बेंच भी बन चुकी है। अब बहुत सारी बातें हैं, उस पर मैं बात करूंगा, लेकिन देखिए दो शब्दों को हम लोगों ने समझ लिया। एक इन्वायरमेंट क्या है, ये हम सभी लोगों ने समझ लिया। इन्वायरमेंट क्या है, पर्यावरण क्या है, ये जीव के चारों तरफ का घेरा, जीव के चारों तरफ का घेरा है। अब इकोलॉजी क्या है ये भी पता चल गया। अब ये दो मास्टर चीज पता चल गई, अब काम आसान हो जाएगा। इसमें जानते ये ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत भागना नहीं है, धीरे धीरे चलना है, ताकि हर शब्द को महसूस कर जाएं, क्योंकि जनरली चीजें किताबों में लिखी गई हैं लेकिन महसूस नहीं होने के कारण किसी काम की नहीं है। जीव और उसके पर्यावरण, जीव एवं उसके पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, जीव एवं उसके पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, ये इकोलॉजी है। देखिए इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी जानते हैं ये साइंस का मूल रूप से पार्ट है, और इसे मानव की दृष्टि में देखेंगे तो भूगोल का पार्ट हो जाता है, क्योंकि भूगोल पूरा साइंस नहीं और पूरा आर्ट नहीं। बात समझ रहे हैं? तो आप उस चीज में ना फंसे कि किस पार्ट में आएगा, लेकिन जान लीजिए इसको समझने के लिए पूरी तरीके से विज्ञान की जरूरत है। इसीलिए 70% तो ये साइंस है और 30% जानते हैं ह्यूमन नजरिए से है, तो आप उसको ज्योग्राफी में भी ले जा सकते हैं क्योंकि लोकेशन से जुड़ा हुआ है। अच्छा, ये अलग पार्ट ही है, किसी पार्ट में नहीं है। अब देखिए हम लोग इकोसिस्टम शब्द पर आते हैं। यंत्र, तंत्र, यंत्र, मंत्र, तंत्र, परितंत्र, ये भारत में जानते हैं बहुत प्राचीन समय से इन सब शब्दों का प्रयोग होता रहा है। भारत के लिए परितंत्र एक बहुत पुराना जानते कंसेप्ट है, और इसकी अवधारणा जानते हैं दी गई है। बल्कि अगर आप देखेंगे तो ये बहुत प्राचीन जानते संदर्भ से जुड़ा हुआ है, बहुत प्राचीन। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था जो मंत्र और उसके विज्ञान से जुड़ा हुआ था। तो आप देखेंगे पेन एंड पेंसिल एक यूट्यूब चैनल है जो हम ही लोगों का है, अभी कुछ ही वीडियो जानते उस पर हमने डाला था, जिसमें बहुत सारी धार्मिक चीजों और देश से जुड़ी हुई चीजों का वैज्ञानिक संदर्भ क्या है उस दिशा में प्रयास को लेकर के। तो उस पर अगर समय मिलेगा तो आप मंत्र से जुड़ा हुआ जानते हैं वीडियो देख लीजिएगा। तो ये बहुत भारत के लिए बहुत प्राचीन जानते हैं कंसेप्ट रहा है परितंत्र का, लेकिन दुनिया के लिए परितंत्र एक नई अवधारणा रही है। दुनिया के लिए परितंत्र, इकोसिस्टम एक नई अवधारणा रही है। और इकोसिस्टम जानते हैं 1935 में आर्थर जॉर्ज टांसले ने यह अवधारणा दी, इसीलिए शार्ट में कहा जाता है एजी टांसले, एजी टांसले। आर्थर जॉर्ज टांसले ने जानते हैं ये अवधारणा दी। आर्थर जॉर्ज टांसले, आर्थर जॉर्ज टांसले
तो पश्चिम में माना जाता है, इन्हीं के द्वारा यह उदाहरण दी गई। और हम लोग भी जब पूछा जाए परितंत्र की का कंसेप्ट किसने दिया, तो जानते हैं एजी टांसले ने दिया। और इकोलॉजी शब्द किसने दिया, तो अनरेस्ट हैकल ने दिया। तो देखिए इकोलॉजी जो शब्द है, इकोलॉजी ये शब्द जानते 1869 में अनरेस्ट हैकल ने दिया। अनरेस्ट हैकल ने ये वर्ड दिया। और इकोसिस्टम और पर्यावरण एक प्राचीन शब्द है, वो किसी ने दिया नहीं। ये 1935 में आर्थर जॉर्ज टांसले, ये जानते कंसेप्ट इनके द्वारा दिया गया। अच्छा, कई बार जानते हैं ये चीज भी पूछा गया कि भाई टांसले कहाँ के थे, या जो है अनरेस्ट हैकल, तो कल मैंने बताया था ये कहां से थे, ये जर्मनी के थे। जर्मनी के जंतु वैज्ञानिक थे, जंतु वैज्ञानिक जूलॉजिस्ट थे, जंतु वैज्ञानिक थे, जर्मनी के जंतु वैज्ञानिक थे। और ये जानते हैं ब्रिटेन के वनस्पति वैज्ञानिक थे, ब्रिटेन के वनस्पति वैज्ञानिक बॉटनिस्ट थे, और ये जूलॉजिस्ट थे। ये जूलॉजिस्ट थे। अब देखिए इतनी चीजों से आप परिचित हो गए। अब इस चैप्टर को आप एंजॉय करेंगे, चीजों को समझेंगे, लेकिन जरा लिंक को समझें। देखिए अब इकोसिस्टम शब्द को समझ लेना है। इकोसिस्टम, इसको कहा जाता है परितंत्र, और परितंत्र बराबर होता है कम्युनिटी प्लस रीजन। इन्हीं दोनों को जोड़ दीजिए तो इकोसिस्टम कहा जाता है, अर्थात समुदाय, क्षेत्र। ये दोनों को जोड़ दीजिए तो इसी को जानते इकोसिस्टम। पहले ऐसे लिख लें आप, रीजन, समुदाय और रीजन कोई के जोड़ को कहा जाता है। कोई जीव का समूह जिस क्षेत्र में रहता है उसके साथ जानते उसका अंतर संबंध कैसे पाया जाता है, इसी को इकोसिस्टम कहा जाता है। लेकिन अभी इसकी परिभाषा लिखने से पहले कई चीजों को समझा जाए। देखिए समुदाय क्या है और क्षेत्र क्या है, ये दो वर्ड आपके क्लियर होने चाहिए। समुदाय क्या है, क्षेत्र क्या है। देखिए क्षेत्र भूगोल को दर्शाता है, यह एरिया को दर्शाता है, यह एरिया को दर्शाता है, क्षेत्र या क्षेत्रफल को दर्शाता है, अर्थात ये भूगोल को दर्शाता है, ज्योग्राफी को दर्शाता है।
अर्थात ये भूगोल को दर्शा रहा है। और ये जानते व्यक्ति को, पर्सन को दर्शा रहा है, ये पर्सन को दर्शा रहा है, व्यक्ति को। और व्यक्ति कोई अकेला नहीं, व्यक्ति की कई प्रकार के समूह, कई प्रकार के व्यक्तियों के समूह, कई प्रकार के व्यक्ति के समूह को, कई प्रकार के व्यक्ति के समूह को कम्युनिटी कहा जाता है। जरा ध्यान से सुनेंगे कुछ प्राथमिक शब्दों को, क्योंकि जानते हैं इस पार्ट में मैं बहुत धीरे धीरे चलूंगा और हर चीज को समझाते हुए, ताकि आपका चिंतन जागृत हो जाए, सोच जागृत हो जाए। अब देखिए, आपने सुना होगा पर्सन। देखिए, पर्सन माने व्यक्ति होता है, व्यक्ति से ही जानते हैं समूह बनता है, व्यक्ति से समूह बनता है, और समूह से जानते समुदाय बनता है, समूह से समुदाय बनता है कि नहीं? व्यक्ति से समूह, समूह से समुदाय। अब जरा ध्यान देंगे। अब देखिए, जब यहां मैं व्यक्ति कह रहा हूं तो इसका मतलब है एक व्यक्ति से है, एक व्यक्ति से। और अब एक व्यक्ति की, अब जब हमने कहा पर्सन तो एक व्यक्ति से, और यहां कई व्यक्तियों का जोड़ है ये, और कई व्यक्तियों का जो जोड़ है, इसी को पॉपुलेशन कहा जाता है, इसी को पॉपुलेशन कहा जाता है, जनसंख्या। इसी को जनसंख्या कहने का चलन है कि व्यक्ति से जानते हैं जनसंख्या बनता और जनसंख्या से समुदाय। अब देखिए, ये जनसंख्या है, अभी समझाते हैं इसका भी क्या अर्थ है। और समुदाय, ये जानते कई प्रकार के व्यक्तियों के समूह को, ये कई प्रकार के, ये कई व्यक्तियों का, और ये कई प्रकार, दोनों में अंतर है, कई प्रकार के व्यक्तियों का समूह। पहले इतना लिख लीजिए, फिर मैं समझाऊंगा, तब समझ में आ जाएगा। पहले इतना लिख लें आप, कई प्रकार के व्यक्तियों का समूह। अब देखिए, ये कई प्रकार की जातियों का समूह। कई प्रकार की जाति का मतलब इसमें काकेसाइड भी है, मंगोलाइड भी है, निग्रोइड भी है, अल्पनाइड भी है, मेडिटेरियन भी है। कम्युनिटी तो जानते हैं सबको मिलाकर बनता है। पूरी दुनिया देखा जाए तो एक तरीके से कम्युनिटी है, लेकिन जरा इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की भाषा में समझेंगे तो देखिए, जब हम कहते हैं जीव, जरा ध्यान से सुनेंगे, हम कहते हैं ऑर्गेनिज्म, जीव, और जीव के समूह के लिए पॉपुलेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है, जनसंख्या। ये जनसंख्या जो सामान्यतः हम बात करते हैं वही है, और इसी जनसंख्या के जानते समूह को कम्युनिटी कहा जाता है। इसी जनसंख्या के समूह को कम्युनिटी या समुदाय कहा जाता है। अब देखिए, इन तीनों शब्द को मैं समझाऊं तो हम जब हम लोग कहते हैं जीव, तो इसका मतलब होता है एक जाति, एक स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। जीव का मतलब कोई एक स्पीसीज, कोई एक जाति, कोई एक जाति, स्पीसीज। जैसे मनुष्य, कोई एक जाति, जैसे मनुष्य। यहां जाति का मतलब कास्ट नहीं है, प्रजाति, कोई एक जाति, जैसे मनुष्य। और जातियों की कुल संख्या
ध्यान से, एक प्रकार के जातियों की कुल संख्या, एक प्रकार के जातियों की कुल संख्या पॉपुलेशन कहलाती है। जैसे मनुष्य एक प्रजाति है तो उसकी कुल संख्या जानते हैं, पॉपुलेशन हो गई। कोई एक जाति, और एक जाति, एक प्रकार के जातियों की कुल संख्या, और जहां हम कम्युनिटी कहते हैं सभी प्रकार के जातियों, सभी प्रकार के जातियों का समूह। देखिए, इसमें एक जाति है और इसमें एक प्रकार के जातियों का समूह है, लेकिन सभी प्रकार के जातियों का समूह कम्युनिटी कहलाता है। सभी प्रकार के जाति का समूह। अब इसमें मनुष्य भी हो सकता है, जैसे देखिए यहां पर, जैसे मनुष्य और मनुष्य की कुल संख्या, मनुष्य की कुल संख्या, और इसमें मनुष्य के अलावा बाकी जातियां, जैसे मनुष्य, हिरन, बकरी, हाथी, शेर, अभी पढ़ाएंगे सब क्लियर हो जाएगा, शेर आदि, इसमें सारी चीजें, सारे जीव आएंगे। सभी प्रकार के जाति का समूह, सभी प्रकार के जाति या प्रजाति का समूह, मतलब इसमें सारे पेड़ पौधे, सारे जीव जंतु, सारे सूक्ष्म जीव सब आते हैं। कम्युनिटी एक बहुत व्यापक शब्द है। सभी जंतु, सभी पेड़ पौधे, सभी सूक्ष्म जीव, सभी सूक्ष्म जीव, ये सब मिलाकर के कम्युनिटी कहलाता है। सब मिलाकर के कम्युनिटी कहलाता है। अब सभी प्रकार के जीव, सभी प्रकार की जात, सभी प्रकार का मतलब सारे नहीं, मतलब एक से अधिक। अब मान लीजिए डिजर्ट इकोसिस्टम है, तो डिजर्ट इकोसिस्टम में अब सारी वनस्पति थोड़ी है, कुछ वनस्पतियां, कुछ जीव, कुछ मनुष्य, वही मिलाकर के डिजर्ट इकोसिस्टम हो गया। बात समझे? मैरीन इकोसिस्टम तो समुद्र का जानते क्षेत्र हो गया। अब जरा ध्यान दें, अब देखिए, अब मैं इकोसिस्टम बोलूंगा तो आप समझेंगे। अब देखिए इकोसिस्टम में जरा ध्यान रखिएगा। अब यहां मैं बोल रहा हूं परितंत्र इसका, और ये देखिए कम्युनिटी। कम्युनिटी मतलब सभी प्रकार के जातियों का समूह। सभी प्रकार का मतलब सारा नहीं, अधिकतर या जितना हो सके। कई प्रकार के जातियों, इसीलिए मैं लिख देता हूं कई प्रकार की जाति प्रजाति का समूह। सभी प्रकार के जाति प्रजाति या कई प्रकार के जाति प्रजाति का समूह, और प्लस जानते हैं रीजन। प्लस देखिए ये रीजन है, क्षेत्र है, क्षेत्र है, रीजन। आप ध्यान से सुनेंगे, देखिए यहां पे मैं लिख के मिटा देता हूं। जैसे रीजन, रीजन क्षेत्र को कहा जाता है। रीजन से ही कंट्री बनता है। एक देश में कई रीजन होते हैं, और कंट्री से जानते हैं कॉन्टिनेंट बनता है। देखिए क्षेत्र, क्षेत्र से देश बनता है, और देश से महाद्वीप बनता है।
जैसे भारत एक देश है और भारत में कई क्षेत्र हैं, दक्षिण का क्षेत्र है, पूर्वोत्तर का क्षेत्र है, पश्चिम का क्षेत्र है, उत्तर का क्षेत्र है, या जियोग्राफिकली बोलूं तो मरुस्थली क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, तटवर्ती क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है। क्षेत्र तो कई प्रकार के होते हैं ना, क्षेत्र, क्षेत्र से देश बनता है और देश से महाद्वीप बनता है, और महाद्वीप सारे मिलाएंगे, सारे महासागर, तो पृथ्वी बनती है। हाँ, मनुष्य के लिए कम्युनिटी का प्रयोग करेंगे तो भाई अगर हमने मनुष्य के लिए कम्युनिटी हाउस कहा तो सारे मनुष्यों के लिए, लेकिन यहां इन्वायरमेंट इकोलॉजी में खाली मनुष्य के लिए नहीं, सभी जीवों की बात की जा रही। ये चीज ध्यान रखेंगे, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में सभी जीवों की बात हो रही है। तो ये मिटा दे रहे हैं, देखिए। तो क्षेत्र का मतलब भूगोल से है, भौगोलिक क्षेत्र से है, भौगोलिक क्षेत्र, जियोग्राफिकल रीजन से है। और ये कई प्रकार के जातियों का समूह। अब देखिए, अब इसकी परिभाषा बनाना बहुत आसान हो गया। कोई जीवों का, कई प्रकार का जीवों का समूह जिस क्षेत्र में रहता है उसके साथ उसका जो अंतर संबंध है, उसी का अध्ययन क्या कहलाता? परितंत्र। तो परितंत्र क्या है? जीवों का समूह, जीवों का समूह जिस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में पाया जाता है, जीवों का समूह जिस क्षेत्र में पाया जाता है उसके साथ, उसके साथ अंतर संबंधों का अध्ययन, उसके साथ अंतर संबंधों का अध्ययन, उसके साथ अंतर संबंधों का अध्ययन इकोसिस्टम कहलाता है। इकोसिस्टम कहलाता है। जीवों का समूह जिस क्षेत्र में पाया जाता है उसके साथ अंतर संबंधों का अध्ययन इकोसिस्टम कहलाता है। जीवों का समूह जिस क्षेत्र में पाया जाता है उसके साथ अंतर संबंधों का अध्ययन, बहुत ध्यान देंगे, उसी को इकोसिस्टम कहा जाता है। तो जीवों का समूह जिस क्षेत्र में पाया जाता है उसके साथ उसका अंतर संबंध क्या है? बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ध्यान देंगे। पहले मैं कुछ छोटी छोटी बात कर लेता हूं, तब इसको विस्तार से जानते पढ़ेंगे और समझेंगे और चीजों को बहुत व्यवस्थित कर लेंगे अपने समझ में। तो ध्यान से सुनेंगे। देखिए, जीवों का समूह जिस क्षेत्र में पाया जाता है उसके साथ उसका अंतर संबंध क्या है, यही इकोसिस्टम है। हर चीज अंतर संबंधित है। कल मैंने आपसे कहा था, कल मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि पहले लोगों को लगता था कि मनुष्य किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, मनुष्य किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। इसीलिए हमने कहा कि पहले पेड़ कट जाता था तो लोग कहते थे पेड़ कट गया, लेकिन अब कोई नहीं कहता कि पेड़ कट गया, लोग कहते हम भी कट गए उस हिस्से में जिस हिस्से में उससे जुड़े हुए थे। कोई भी जीव अकेले जीवित नहीं रह सकता, एक तंत्र है, परितंत्र है जिससे हम जुड़े हुए हैं। पूरी प्रकृति एक माला की तरह है, गारलैंड की तरह है। ये माला बहुत लंबी है, इसलिए पता नहीं चलता कि उसके अलग अलग, जानते हैं माले के अलग अलग फूल या अलग अलग बिट्स कौन 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 है। कोई भी जीव अकेले जीवित नहीं रह सकता। पहले लोग कहते थे कीड़ा मकोड़ा मर गया, कोई कीड़ा मकोड़ा मर जाता तो लोग कहते थे कीड़ा मकोड़ा मर गया। अब कोई नहीं कहता कीड़ा मकोड़ा मर गया, अब लोग कहते हैं कीड़ा मकोड़ा नहीं मर गया, हम भी मर गए उस हिस्से में जिस हिस्से में उससे जुड़े हुए थे। आप अकेले जीवित नहीं रह सकते,
तमाम जानते जीव जंतु आपको जिंदा किए हुए हैं। चींटी को हल्के में मत लीजिएगा। कोई चींटी मर जा रही है तो मत सोचिएगा केवल चींटी मर गई, हम भी मर गए उस हिस्से में जिस हिस्से में उससे जुड़े हुए थे। कोई छोटा मोटा पौधा जानते लोग खींच देते हैं, तोड़ देते हैं, ये मत सोचिएगा पौधा उखड़ गया, आप भी उखड़ गए उस हिस्से में जिस हिस्से में उससे जुड़े हुए थे। अर्थात आप सब चीजों से अंतर संबंधित हैं। जैविक और अजैविक दोनों घटकों से आप अंतर संबंधित हैं, और जितना लिंक है उसी लिंक को इस इकोसिस्टम के माध्यम से जानना है कि जीवों का समूह जिस क्षेत्र में पाया जाता है उसके साथ उसका अंतर संबंध क्या है।